ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें। बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी का कल देर रात निधन हो गया। 72 वर्षीय सुशील कुमार मोदी ने कल यानी 13 मई को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने खुद एक्स पर पिछले महीने पोस्ट करके कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी दी थी। आज शाम करीब 6 बजे सुशील मोदी का अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके शोक प्रकट किया है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ज्यादा गर्मी और हीट वेव के दौरान हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हार्ट के मरीजों को इस गर्मी में किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की वाराणसी सीट से आज नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने सुबह दशाश्वमेध घाट पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री काशी कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहां से पीएम मोदी कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुष्प नक्षत्र में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम मोदी के प्रस्तावक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गणेश्वर शास्त्री, वैद्यनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी इस मौके पर मौजूद रहे। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में एनडीए के नेता भी वहां मौजूद थे। वाराणसी में 7वें और आखिरी चरण यानी 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय और बीएसपी के अथर जमाल लारी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की एक बेहद खास तस्वीर सामने आई है, जहां पीएम मोदी एक साथ एकनाथ शिंदे, पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, रामदास अठावले, चंद्रबाबू नायडू, ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण के अलावा तमाम एनडीए के नेता मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि ईद के दिन उनका परिवार मुसलमानों के घर बना खाना ही खाता था, लेकिन गोधरा के बाद विपक्षियों ने उनकी छवि खराब कर दी। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, न्यूज 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो। उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, एक तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं। तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन
खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे हाँ, तो से। ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए। तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का एक ट्रेनिंग कैंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया मैंने। सर्वे मतलब वो आंकड़ों वाला सर्वे नहीं, बातचीत कैसे करनी, बात कैसे निकालनी। अहमदाबाद में एक माणिक चौक करके जगह है, वो माणिक चौक में शाम को लोग खाना खाने जाते हैं। खावानू ने पीवानू। हाँ। पर वहां दिन में जो बिजनेस है, सारे व्यापारी है और खरीदार सारे हिंदू है। बड़ा यूनिक सा मार्केट है। मतलब सारे व्यापारी मुसलमान हैं। सारे व्यापारी मुसलमान हैं और सारे खरीदार हिंदू है। और वो इतनी भीड़ होती है जी, पैदल नहीं चल सकते आप। साइकिल को तो लेके जाना इम्पॉसिबल है। अब दिवाली में बड़ी बहुत है ना, आप अंदर गए 2 घंटे से निकल नहीं सकते और हर प्रकार की चीजें बिकती है वहाँ। मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है, वहाँ सर्वे करो। तो मैंने लड़कों को भेजा और मैं डेली रिपोर्ट लेता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है। नहीं यार, दिवाली बहुत अच्छी है। ये मैं 2002 की बात कर रहा। हाँ, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी। 2002 की बात कर रहा। अच्छा। जो बोले दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था, उसको जरा चुभने के लिए वो कहता था, देखिए मोदी बैठा है यार, दिवाली, हे मोदी का नाम मत लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? अरे बोली मोदी नहीं आया ना तब तक ये स्कूल नहीं जाता था। बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है। ये दिवाली की छुट्टियां हैं तो मेरे यहाँ दुकान पे मेरी मदद कर रहा है। बोले पहले कभी दुकान पे नहीं आता था। बोले मेरा सर फूट जाता था। बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब, उनका जीवन बन रहा है। तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे यहाँ घर में मत बोलो। बोले और करीब करीब 90% दुकान वालों का तर्क अलग अलग होंगे, यही जवाब था। दूसरा, मुझे कुछ महिला एक बार मिल आई, मुस्लिम महिलाएं, तो बड़ी बधाई दे रही थी। फिर कुछ अपेक्षाएं लेकर के आई थी। मैंने कहा क्या बधाई? बोले वो जुहापुरा की थी, और जुहापुरा वो है, मैं गई हूँ जुहापुरा। जहाँ करीब 3-4 लाख मुसलमान का एक गेटोज है। तो बोले हम वहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा कोई तकलीफ है क्या? कोई पुलिस वाला, कोई सरकार कुछ हैरान करती है आपको क्या? नहीं बोले साहब, हम तो आपकी अभिनंदन करने आए हैं और कुछ काम लेके आए। मैं कहा बताइए। बोले आपने बिजली का काम किया ना, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा कहाँ? वो तो मैंने बहुत बुरा किया है। मैंने कहा मैंने 35 किलोमीटर केबल, उस इलाके 35 किलोमीटर केबल उखाड़ के फेंक दिया है और वहाँ कोई सरकारी आदमी नहीं जा पाता था। बोले साहब वही अच्छा काम किया है। मैंने कहा कैसे? मैंने तो बिजली काट दी, मैंने तो केबल काट दिए। बोले नहीं साहब, हमारे यहाँ आपका तो एक बोले बिजली मंत्री है। हाँ। हमारे यहाँ हर मोहल्ले में बिजली मंत्री है। और बोले बिजली दे करके वो हमसे पेमेंट लेते थे, केबल उनके थे। बोले सरकार की बिजली चोरी करके हमको बेचते थे और हमारे पैसे बहुत जाते थे। बोले अभी रेगुलर बिजली मिल रही है, कोई हमें दादागिरी नहीं करता है। बोले इसलिए हम आए हैं। पहले मेरे पर अखबारों में उस समय अखबार, मोदी ने वहाँ पर जुल्म कर दिया, सारे केबल काट दिए। एक्चुअली मैंने उनका भला किया। तो ऐसा मेरे जीवन में सैकड़ों घटनाएं हैं जी, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूँ। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ, और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप?
हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। अगर मैं घर देता हूं, मैं सैचुरेशन की बात करता हूं, 100% डिलीवरी। इसका मतलब हुआ गांव में मानो 200 घर है, कौन समाज है, कौन जाति है, कौन धर्म है, उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी हैं तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए। और जब मैं 100% सैचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है, वो सच्चा सेक्युलरिज्म है। जब आप उसमें करप्शन की भी संभावना नहीं रहती कि आपको मालूम है भाई भले उसको मंडे को मिला है ना, अगले मंडे को मेरा नंबर लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दिन उनको देखने और उनके समर्थन के लिए दूर दूर से लोग वाराणसी पहुंचे हैं। उनका कोई हमशक्ल बनकर घूम रहा है तो कोई हनुमान बनकर उनको अपना समर्थन दे रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने, देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोगों में किस तरह का जुनून है मोदी को लेकर, इसका एक छोटा सा नजारा, छोटी सी झलक आपको यहाँ पे दिखाएंगे। एक हनुमान जी की शक्ल में बनकर यहाँ पर आए हैं, एक मोदी जी के शक्ल में बनकर यहाँ आए हैं। इन पे मेरी नजर तब पड़ी जब एक महिला आई और इनका पांव छू के प्रणाम करते हुए दिखी, तो मुझे लगा मोदी ना सही, मोदी का हम शक्ल को ही प्रणाम करके मोदी से मिलने का जो एक सपना होता है उसे पूरा कर लिया जाए। तो शुरुआत मैं आपसे करूंगा कि मोदी के शक्ल में, वेशभूषा में आप हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मोदी जी अवतार पुरुष हैं। कल अवतार पुरुष जी ने काशी में रोड शो किया। पहले हमारा नारा था 4 जून 400 पार, कल उसमें ये हो गया कि 4 जून 400 पार, उसके साथ साथ बनारस में 10 लाख पार। 10 लाख पार का मतलब क्या हुआ? 10 लाख अधिक वोटों से विजयी होंगे मोदी जी। 10 लाख अधिक वोटों से विजयी होंगे मोदी जी। और इस लक्ष्य में इन तरह के लोगों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। जो हनुमान जी के शक्ल में यहाँ पर आए, कब से आप क्या ये कैसे भावना आया कि हनुमान जी की शक्ल बनकर यहाँ पर आए? मैं 8 अक्टूबर 2015 को अपने पावन पवित्र धरती, जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है, वो भूमि जो बिहार के श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि है। बिहार से आया? मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया हूँ और ये मेरा 140वां उनका दर्शन है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री आज जो कार्य किए हैं उसका परिणाम दिखने लगा है। और दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, महादलित के लिए और आदिवासी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की पद्धति पे और सबके प्रयास की पद्धति पर आज वह कर रहे हैं। और आज गरीबों के मसीहा कोई नेता को दिखाई नहीं। आपका हर बार यहाँ आते हैं? मैं हर एक बार यहाँ आता हूँ। ये मेरा 12वां सभा है। 12वां सभा है? अच्छा, कहाँ कहाँ जाते हैं? मैं पूरे भारत जाता हूँ और ये मेरा 144वां दर्शन है और इस बाबा के नगरी में 140वां है और 12वां की नगरी में 140वां दर्शन है। और ये बिहार से आए हैं और इस तरह के कई लोग आपको इस बनारस के गलियों में देखने को मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके से एक संदेश देना चाहेंगे किस तरह से मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर, एक सांसद के तौर पर यहाँ की स्थिति को बदला है और देश में किस तरह का जुनून है, इसकी एक झलक आपको यहाँ से देखने मिलेगी। लक्ष्मण राय, बनारस। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने मंडी में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ उनकी मां आशा रनौत, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में यानी 1 जून को मतदान होगा। मंडी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को उतारा है। नामांकन के बाद कंगना ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में भी सफलता मिली है और यहां भी सफलता मिलेगी। और ये सारे जो हैं
देश के जो स्वर्णिम काल का एक इतिहास बन रहा है उसमें भागीदार हैं, उसमें हिस्सा लेने आए हैं। बॉलीवुड में भी बहुत सफलता मिली है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उससे जुड़कर अवश्य ही यही उम्मीद है कि इस फील्ड में भी मुझे सफलता मिले। लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। ऐसे में क्या समीकरण बन रहे हैं, यूपी और मुंबई में क्या माहौल है, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 73,105 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 114 अंक चढ़कर 22,218 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी, तेल, गैस, मेटल, पावर इंडेक्स में रही। वहीं एफएमसीजी, फार्मा इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिली। तो बाजार के फोकस में आज डिफेंस शेयरों में एक्शन बना हुआ है। 3% से ज्यादा तेजी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लाइफ टाइम हाई पर निकल गया है। क्यों है डिफेंस शेयर्स में जोश, बताने के लिए अब है हमारे साथ आशीष वर्मा। तो आशीष जी बताएं। ना सिर्फ डिफेंस बल्कि आपने नोटिस करा होगा स्क्रीन पे रेलवे स्टॉक्स भी गजब करे हुए हैं। पर जहां तक डिफेंस की बात है, कोई एचएएल निफ्टी के वायदा के टॉप गेनर्स में से एक, साथ में कोई कोचीन शिपयार्ड, मसगांव, डॉक, गार्डन रीच, भारत डायनेमिक, सब में बहुत अच्छे मूव्स हैं। दरअसल एचएएल को लेकर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस यूबीएस की बाय कॉल और लक्ष्य पहले दिया हुआ 3,600 का बढ़ा के 5,200 रुपए कर दिया है। यानी कि मौजूदा भाव से 28% का और अपसाइड नजर आता है। और रिपोर्ट के कंटेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो कह रहे हैं इस कंपनी की ऑर्डर बुक फोरकास्टेड है 3 गुना बढ़ती हुई नजर आएगी FY23 से FY27 के बीच। और बड़ा हिस्सा होगा क्योंकि हमारी डिप्लीटिंग फ्लीट है, तो लार्ज मिलिट्री ऑर्डर्स में एक तगड़ा पिकअप वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका जो ऑर्डर इनटेक का एस्टिमेट है, उनका कहना है कंसेंसस जो है उससे 100% ज्यादा हमारे ऑर्डर इनटेक का कंसेंसस है, हमारा अनुमान है। FY24 से FY28 के बीच में एक्सपेक्टेड है ये कंपनी 5.3 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स, मतलब 5.25 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक करती हुई नजर आएगी। और इसके चलते वो अपना ईपीएस फोरकास्ट बढ़ा रहे हैं, प्लस जो इस कंपनी को मल्टीपल्स मिलते हैं पी, उसमें भी आप इजाफा होता हुआ देखेंगे। और इन दोनों के फलस्वरूप होगा ये कि कंपनी 28% ऊपर और उछाल दिखाती हुई नजर आएगी, और इसीलिए इस तरह के एग्रेसिव टारगेट्स हैं। अच्छा, ये तो पूरे डिफेंस का मूड सुधारने वाली खबर थी। कोचीन शिपयार्ड के लिए एक एडिशनल खबर ये आई थी कल शाम को बाजार बंद होने के बाद कि एक यूरोपियन क्लाइंट से इस कंपनी को ऑर्डर मिला एक मीनिंगफुल साइज का 500 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास का वेसल्स यानी कि जहाज बनाने का। तो कोचीन शिपयार्ड भी इसलिए खबरों में था। अदरवाइज इस रिपोर्ट ने पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट लिफ्ट कर दिया। शुक्रिया आशीष जी पूरे अपडेट के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। MSCI के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में आज रात बदलाव के बड़े ऐलान होने वाले हैं। किन शेयरों की हो सकती है एंट्री और कौन से हो सकते हैं बाहर, बताने के लिए अब हमारे साथ हैं यतिन मोहता। तो यतिन बताएं क्या है पूरी खबर। तो देखिए, आज MSCI का जो मे रिव्यू होगा, आज रात में सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी और कौन से शेयर्स और कौन से एक्सक्लूजन्स होंगे, वो सारी डिटेल्स आज आने वाली है। ऑब्वियसली येस्टरडे अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने इस पर नोट्स भी बनाई हैं। और आज की बात करें तो जो नुआमा रिसर्च की रिपोर्ट है उसके हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स का इंक्लूजन होगा। लगभग 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग ऑन अ नेट बेसिस एक्सपेक्टेड है इस पूरे के पूरे MSCI इंक्लूजन में। तो शुरू करते हैं इंक्लूजन के साथ, जहां इंडस टावर ये एक स्टॉक रहेगा फोकस में, क्योंकि MSCI का जो इंक्लूजन है वो तय है और लगभग $225 मिलियन के आसपास की बाइंग इनफ्लो आपको इस स्टॉक में आती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार, फिनिक्स मिल, सुंदरम फाइनेंस, सोलार इंडस्ट्रीज, इन सब स्टॉक्स में भी खरीदारी दिखेगी और करीब करीब $20 करोड़ के आसपास की बाइंग NHPC, बॉश और जिंदल स्टेनलेस जैसे काउंटर्स में भी आपको दिखाई पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर हम एक्सक्लूजन्स की बात करें तो पेटीएम यानी 197 ये शेयर जो है बाहर होगा। इसके अलावा बर्जर पेंट और इंद्रप्रस्थ गैस जैसे काउंटर्स में आप देखेंगे कि 800 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हावी होगी, क्योंकि ये 3 स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ नजर पड़ेगा। याद रखिए 31 मई को रीबैलेंसिंग होगी, 3 से 3.5
बजे दोपहर के आसपास, लेकिन कल स्टॉक्स को एक्सपेक्ट कीजिए रिएक्ट करें, क्योंकि ऑफिशियल लिस्ट जो है वो कल सुबह आपको प्री मार्केट मिल जाएगी। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार।